Hello everyone, this is Ravchandra UPSC CSE वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थाइज एंड जुडिशरी। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 की पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आज से। आपको मैंने अधिवक्ता कानून का लगभग 90% बता दिया है। कुछ केसेज और कुछ मिसलेनियस पार्ट रहेंगे, वो मैं जल्दी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपसे बस इतना कहना है कि देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपसे जो जूनियर्स हैं ना कॉलेज में, उनको पता नहीं है। फिर वो शेयर करेंगे तभी ये चैनल थोड़ा बड़ा हो पाएगा, मुझे भी पसंद लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग जब इतना प्यार करोगे इस चीज़ को। ठीक है, तो आज से अदालत की अवमानना कानून क्या है उसके बारे में बात करेंगे। एक एक चीज़ को बड़े आराम से समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट में जो वीडियो बताई थी, लास्ट तक जो मैंने आपको शेयर किया था, वो मैंने बोला भी था कि जो एडवोकेट्स एक्ट होता है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट, इसमें केस बड़ा अच्छा है इंदिरा जयसिंह का, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में कि क्या है। चलिए, कब कब डिस्कस करेंगे वो भी बताऊंगा। आज से जो अपना टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में आपको जो पढ़ना है वो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। एक बार ध्यान से देख लो क्या पढ़ना है। कुछ केसेस पढ़ना है, बड़ी पतली सी वेयर एक्ट, बड़ी बड़ी काम की वेयर एक्ट है ये। एडवोकेट बनने के बाद क्या आपका कैसे सारी चीज़ें होंगी वो इसमें दिया हुआ है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट होता क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है, उन सब की बात करेंगे। किस तरीके का, दो तरह का होता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। मेंस रिया की क्या इंपॉर्टेंस है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। कुछ केसेस की बात करेंगे। आपका जो इंदिरा अरुंधति रॉय का जो केस है और इंदिरा जयसिंह का जो केस है, एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट, ये दो केसेस बड़े बड़े हैं। इनको एक साथ एक वीडियो में कवर कर दूंगा मैं आपको एग्जाम से पहले। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब आपसे कहता हूं ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो आप जब ध्यान से देखो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सेक्शन 2 में बड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। सिंपल कहता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। कंटेम्प्ट क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कंटेम्प्ट दो तरह के हो सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल। पर एक कंटेम्प्ट में जब कह रहा हूं तो क्या कह रहा हूं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले कहता है, कंटेम्प्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्ट, एनी एक्ट डन और राइटिंग पब्लिश्ड विच इज कैलकुलेटेड मतलब जिसको बनाया इसी तरीके से किया गया, या मतलब वॉलेंटरली या इंटेंशनली किया हुआ ऐसे है, टू ब्रिंग व्हाट, अ कोर्ट और अ जज इनटू कंटेम्प्ट और टू लोअर हिज अथॉरिटी और टू इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस और द लॉफुल प्रोसेस ऑफ कोर्ट इज व्हाट द COC, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कहने का मतलब वॉलेंटरली और इंटेंशनली you have the knowledge, something that is likely to cause or likely to arise, likely to result into that, and आपको knowledge में है that it will result into lowering the authority what or the court or judge, उसको contempt of court बोलते हैं। contempt of judge नहीं, contempt of court बोलते हैं। so basically scandalizing a court or a judge is what, contempt of court। आर्टिकल 19(2) आप जानते हो, आर्टिकल 129 वो सुप्रीम कोर्ट, 215 तो हाई कोर्ट्स, जहां पे कहता है कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर व्हाट, द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड दे कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम लोअर कोर्ट्स नहीं कर सकते, दे कैन स्टिल, वो भी कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो कोर्ट है ना यार, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो कर सकते हैं। सो डेफिनेशन को पहली बार इसी कानून से ऐड किया गया था 1971 में, पहले नहीं था। अभी भी ऐसा डेफिनेशन नहीं दिया हुआ, बस ये कहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह का होता है, सिविल और क्रिमिनल। अभी मैं बताऊंगा। आगे कहते हैं, इनहेरेंट पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी लेजिस्लेशन सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए बिना आप चाहो तो ये लेजिस्लेशन नहीं लेके जा सकते। अगर आप अमेंडमेंट करके भी ले जा सकते हो ना, आई कैन एश्योर यू सुप्रीम कोर्ट जब चाहेगी इसको स्ट्रक डाउन कर देगी। ऐसा कोई कानून अगर बनता है कि आज से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं वो कर सकते अपने हिसाब से, ऐसा कोई कानून कभी बनेगा नहीं। बस मेरा काम था आपको बताना, वो मैंने बता दिया कि सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा नॉर्मल लेजिस्लेशन तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे कहता है, व्हाट वुड ऑफेंड द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट एंड लोअर द कोर्ट्स प्रेस्टीज इज अ मैटर फॉर द कोर्ट टू डिसाइड एंड इट कैन नॉट बी कन्फाइंड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ अ डेफिनेशन। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सारी चीजें के अंदर हो रही हैं, दिस विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ओनली। नो, जैसे टेररिज्म का डेफिनेशन नहीं है ना, वैसे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू डिफाइन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्योंकि पॉसिबल, देखो कोर्ट में खड़े होकर, अगर आप एक कोर्ट रूम में खड़े होकर कुछ ऐसा चीज बोल देते हो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, उसके बाहर भी बोल देते हो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा। कुछ भी ऐसा हो सकता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, समथिंग दैट इज वेरी वेरी डिस्क्रिशनरी टू द कोर्ट टू डिटरमाइन वेदर इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और नॉट। वो बहुत एग्जॉस्टिव, कोई ऐसा डेफिनेशन आज तक बने जिसने एग्जॉस्टिव कर दिया कि नहीं इससे ज्यादा कोई चीज आएंगी, वो नहीं होगा। नो, कोई इंक्लूसिव डेफिनेशन ऐसा बना ही नहीं पाएगा। इट विल बी ओपन फॉर ऑलवेज डिबेट कि हाँ कोई चीज इसमें ऐड हो सकती है। वही कहा हुआ है यहाँ पे कि कोई भी ऐसी चीज तो कोर्ट की डिग्निटी को लोअर करता है, ऑफेंड करता है, या उसकी प्रेस्टीज को कम करता है,
जो कोर्ट के मैटर है वो उसकी प्रेस्टीज को कम कर रहा है, वो कोर्ट पे डिसाइड करने के लिए छोड़ दो आप. इंसल्ट टू जजेस, अटैक्स अपॉन देम, कंटेम्प्ट ऑन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स विद अ टेंडेंसी टू प्रिजुडिस फेयर ट्रायल. पहले से ही आप ट्रायल को क्या कर रहे हो, इंपैक्ट कर रहे हो. ऑब्स्ट्रक्शन टू ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट्स, विटनेसेस और द पार्टीज, abusing the process of the court, breach of duty by officers connected with the court, important line है, breach of duty by officers connected with the court and scandalizing the judges or the courts is what contempt of court. इतनी सारी चीजें दिमाग में रखना, पर ये मैं बार बार कर रहा हूँ, एग्जॉस्टिव नहीं है, ये खत्म हो गया नहीं. समथिंग दैट कैन बी एडेड, खुला है, ओपन है, कभी भी ऐड हो सकता है कुछ भी. सो बेसिकली मेरा इतना कहना कि जजेस का इंसल्ट करना, उनको ऊपर अटैक करना, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स को इस तरीके से इंपैक्ट करना कि फेयर ट्रायल प्रिजुडिस हो जाए, थोड़ा सा इंपैक्ट हो. ऑब्स्ट्रक्शन टू द ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, विटनेसेस को प्रॉब्लम क्रिएट करना, पार्टीज को प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है, अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, ये सारी चीजें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है. बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. मैं बार बार पहले भी बोला हूं, आज भी बोल रहा हूं, ह्यूज डिफरेंस. अभी मैं बताऊंगा एक केस आपको, ठीक है. आगे कहता है, ऑल एक्ट्स विच ब्रिंग द कोर्ट इनटू डिसरिस्प्यूट और डिसरिस्पेक्ट और विच ऑफन इट्स डिग्निटी अफ्रॉन्ट इट्स मैजेस्टी और चैलेंज इट्स अथॉरिटी, such contempt may be committed in respect of a single judge or a single court, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, but may in certain circumstances be committed in respect of whole of the judiciary or judicial system. कोर्ट के एक कॉर्नर में भी किया हुआ कंटेम्प्ट, चाहे वो एक जज के साथ हो, एक कोर्ट के कोर्ट रूम में किया हुआ, या फिर कुछ भी हो, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है. आपको ये सारी बातें याद रखनी है, बुलेट पॉइंट्स हैं, आपको एकदम दिमाग में रखना है. चलिए आगे चलते हैं. आगे देखो, अगर आप तो कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटेम्प्ट लॉ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमने कंटेम्प्ट लॉ, पर्पस अलग चीज होती है, बनाने का पर्पस क्या था, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो पहले फेस की हुई थी उसको रिजॉल्व करने के लिए. ऑब्जेक्टिव मतलब हम ये अचीव करना चाह रहे हो, जिसके बेसिस पे हमने चीजें करी हैं, ठीक है. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटेम्प्ट लॉ इज टू इनेबल द पार्टीज टू लिटिगेशन एंड द विटनेसेस टू कम बिफोर द कोर्ट विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का, कि विटनेसेस और पार्टीज कभी भी आउटसाइड इंटरफेरेंस से इंपैक्टेड होकर कोर्ट रूम में ना आए. क्योंकि ऐसा करना, अभी मैंने आपको बोला, विटनेसेस या पार्टीज को इन्फ्लुएंस करना इज व्हाट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. टू इनेबल द कोर्ट्स टू ट्राई केसेस विदाउट सच इंटरफेरेंस एंड टू इंश्योर दैट अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ आर मेंटेन्ड. ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव हैं. टू इनेबल द कोर्ट्स टू कोर्ट होगा to try cases without such interference and to ensure that authority and administration of law are maintained. Who wrote is all about to maintain to minimize to minimum level of interference with due administration of justice in courts of India. थोड़ा misprinted हो गया कुछ. The expression administration of justice is a wider connotator. इस चीज को दिमाग रखना, ये ऑब्जेक्टिव है, आपको पता होना चाहिए. That it's all about to maintain or to minimize the level of interference, outside interference, inside interference, सो दैट टू क्या कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को अपहेल्ड कर सके, मेंटेन कर सके. हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो, हमारा फेयर ट्रायल जो है वो प्रिजुडिस ना हो जाए, वो इंपैक्ट ना हो जाए, लोअर ना हो जाए अथॉरिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे देखते हैं. पर्पस ऑफ कंटेम्प्ट लॉ टू प्रोटेक्ट द मशीनरी ऑफ जस्टिस एंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. ठीक है. It was purposed that the court may be armed with power to enforce the orders and they may be able to punish obstruction to the administration of justice. In a famous case of Prasad Paul versus Taraknath Ganguly, the Supreme Court observed that the purpose of contempt jurisdiction is to uphold the majestic degree to the course of law as the respected authority commanded by the court of law are the greatest guarantee to the ordinary citizen and the democratic fabric of society will suffer if respect of the judiciary undermined. सोचो कितनी बड़ी बात है ये, कि अगर उनको भी पता है कि टू व्हाट एक्सटेंट बी रिले ओवर द न्यायालय, हम कितना रिस्पेक्ट करते हैं अपने जुडिशरी सिस्टम का, कितना हम उन पे रिले करते हैं, किसी भी तरीके से उनका इंटरमाइन होना इज व्हाट एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए क्या होगा, ड्रॉबैक होगा. तो इसी चीज के लिए कि लार्जर इंटरेस्ट को सर्व कर सके, कि पर्पस जो है वो कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन का यही था कि मैजेस्टिक डिग्री ऑफ द कोर्स ऑफ लॉ और द रूल ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ, उसको क्या किया जा सके, अपहेल्ड किया जा सके. The proceedings for contempt of law, contempt of court cannot be used mainly for executing the degree of the court. However, with a view to preserving the flow of a stream of justice in its unsullied form and in unstinted purity, willful defiance of the mandate of the court is treated to be contemptuous. कई बार क्या चीजें अंग्रेजी छोड़ो, इतनी समझो. कहता है कि proceedings of contempt of court हमने इसीलिए बनाया
कि जो बेसिकली सिस्टम है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जो जस्ट जुडिशियल सिस्टम का जो पूरा फ्लो है वो कभी डिस्टर्ब ना हो, वो बना रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम प्योरिटी फॉर्म में रहे, अनसुलिड फॉर्म में रहे, अनस्टिंटेड प्योरिटी उसकी बनी रहे। बिलफुल डिफाइंस करना कंटेम्पचुअस कहला सकता है, होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं कोर्ट। टू प्रिजर्व द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू इंश्योर एन ऑर्डर्ड लाइफ इन द सोसाइटी, ये हमारा काम है, पर्पस है इसके पीछे का, हमने ये सोचकर बनाया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कंटेम्प्ट। बार बार कह रहा हूं कितने तरह के, 2 तरह के, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट सेक्शन 2 भी कहता है मींस बिलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट। ध्यान से सुनना क्या क्या कह रहा है। बिलफुल डिसओबीडियंस, स्वेच्छा से, जैसे आप लोग को क्लास में वॉशरूम आता है तो स्वेच्छा से चले जाते हो ना बाहर कई बार, अब तो बड़े हो गए हैं, बदले तो पूछते थे मैम से, सर से, तो बड़े हैं तो स्वेच्छा से आप जा रहे हो, आपने क्या किया, स्वेच्छा से आप चले गए, बिलफुल। पर इज देयर एनी रूल दैट इज मेड इन द एग्जामिनेशन रूम दैट आफ्टर 2 hours यू कैन नॉट गो फॉर द लास्ट 1 hour? अगर आपने उस ऑर्डर का या फिर उस स्टेटमेंट का या फिर मैं कहूं उस चीज का, रूल का आपने वायलेशन किया, इट विल बी व्हाट, बिलफुल डिसोबीडियंस। क्या इसमें मैटर कर रहा है? आपको पता था कि आप ऐसा कर रहे हो, वो गलत है, डिसोबीडियंस होगा। किस चीज का? उस स्टेटमेंट का, उस रूल का जो वॉशरूम का बना हो। दैट इज नॉट द क्लासरूम जहां पे उठ के कभी आप चल दिए, नो, दैट इज द एग्जामिनेशन हॉल। अबे मैं क्यों बता रहा हूं इस चीज को, समझा आप। बिलफुल डिसोबीडियंस बहुत बड़ा टर्म होता है। इट्स अप टू यू टू डिसाइड। कोर्ट को आपको यह बताना पड़ेगा कि सर बिलफुल डिसोबीडियंस नहीं था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर सम केसेस द ओनर शिफ्टेड टू द अदर पीपल एज वेल, कि आप प्रूफ करो कि कैसे बिलफुल डिसोबीडियंस था। क्रिमिनल कोर्ट में खासकर, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में ज्यादा होता है। सिविल कंटेम्प्ट में आपका पर्सनली आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर मुझे पता ही नहीं था, इसलिए बिलफुल डिसोबीडियंस नहीं हुआ। मैटर क्या करता है कि कोई भी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेस ऑफ अ कोर्ट का आपने क्या किया, बिलफुल डिसोबीडियंस, स्वेच्छा से, वॉलेंटरली आपने क्या किया, डिसोबीडियंस किया, और बिलफुल ब्रीच ऑफ एनी अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट। अब ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कोई भी डिक्री बहुत छोटी चीज होती है, एक जस्ट अ फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है कि मेरा ये मानना है, इट्स अ डिक्री। ऑर्डर आप समझते हो, हर हियरिंग पे ऑर्डर आती है एक तरीके का, सुनने के बाद पार्टीज का। डिक्री से एक्सटेंडेड वर्जन है, डिक्री से एक्सटेंडेड वर्जन ऑर्डर है, और उसके बाद क्या है, जजमेंट है। डायरेक्शन तो सबसे स्मॉलर थिंग हो गई, डिक्री से भी छोटी। तो एक डायरेक्शन से डिक्री, फिर ऑर्डर, फिर जजमेंट एंड रिट। तो ये सारी चीजें आप क्या करो, इनका क्या कर रहे हो आप। जैसे कोर्ट ने कहा, अभी मैं कैसे बताऊंगा, कोर्ट ने कहा कि यार आप लोग स्टेटस को मेंटेन करना जब तक एक प्रोसीडिंग चल रही है, और आपने किया ही नहीं, तो क्या है ये, बिलफुल डिसोबीडियंस है कि नहीं है? स्वेच्छा से आपको पता है कि जजमेंट क्या हुआ है, उसके बावजूद आप कर रहे हो, इट्स व्हाट द बिलफुल डिसोबीडियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर बिलफुल ब्रीच ऑफ एनी अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट। आगे कहता है सेक्शन 2C, क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स द पब्लिकेशन, ध्यान से सुना, मीन्स द पब्लिकेशन, चाहे शब्दों से, चाहे बोलकर, लिखकर, सिग्नेचर से, विजिबल रिप्रेजेंटेशन या कैसे भी, ऑफ एनी मैटर और द डूइंग ऑफ एनी अदर एक्ट व्हाटसोएवर, जो क्या क्या करता है, ऐसा करने से क्या हो रहा है, आपके राइटिंग से क्या हो रहा है, स्कैंडलाइजिंग और टेंडिंग टू स्कैंडलाइज और लोअरिंग द और टेंडिंग टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। समझ रहे हो, दोनों चीजें तो कर दिया है तो लग रहा है कि कर देगा। प्रिजुडिस और इंटरेस्ट ऑफ द टेंट्स टू इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, और इंटरेस्ट और इंटरफेयर्स और टेंट्स टू इंटरफेयर विद द ऑब्स्ट्रक्ट्स और टेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर। ध्यान से सुनो, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या हुआ, जजमेंट और ऑर्डर, डिक्री, रिट के पहले की चीज हो गई। सोचो कितना बड़ा क्राइम है, किसी को जस्टिस होने ही नहीं दे रहे आप। इट्स अ बिगर क्राइम देन जस्टिस होने के बाद उस चीज को मानना। ठीक है, एग्जीक्यूशन पिटीशन लगा देंगे हम, फॉर एग्जांपल पति पत्नी की लड़ाई में पति को बोला गया, वाइफ को बोला गया कि आपको इतना मेंटेनेंस देना, आपने नहीं दिया, एग्जीक्यूशन पिटीशन लगा के हमने उस चीज को आगे बढ़ा दिया। पर आपने ये कह दिया कि तुमको मैं कोर्ट पहुंचने नहीं दूंगा, चाहे तुम जो करना है करके देख लो, कोर्ट पहुंचने नहीं देंगे, हम तुमको रोक देंगे, हम मारेंगे, हम कोर्ट पहुंचने नहीं देंगे। इट्स अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये बहुत बड़ा कंटेम्प्ट है। या फिर कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रहा है और आपने क्या किया, पहले उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उसको उसके साथ मारपीट कर रहे हो, उसको रोक रहे हो, इज व्हाट द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो कोर्ट में या तो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, उसके पहले किया हुआ काम क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, जजमेंट आने के बाद का किया हुआ कोई चीज सिविल कंटेम्प्ट है, याद रखना। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। चलो आगे कहता है सिविल कंटेम्प्ट सर्व्स ड्यूअल पर्पसेज। कौन कौन सा, विंडिकेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बाय पनिशमेंट ऑफ कंटेम्पचुअस कंटेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या कर रहे हो,
पनिशमेंट दे रहे हो कंटेम्पचुअस कंडक्ट का। आपको पता है वो कंटेम्पचुअस कंडक्ट है क्योंकि आपने जजमेंट ऑलरेडी पास किया हुआ है, तो उसका जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो सर्व हो सके, उसको उसको क्या कर पनिश करके। और कोअर्जन टू कंपेल द कंटेमनर टू डू व्हाट द कोर्ट रिक्वायर्स हिम टू डू, वही जो आपसे उम्मीद था वो आपको करना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाने के बाद जो काम कर रहे हो ना, वही कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद करवाती है आपसे कि हमने पहले जो ऑर्डर दिया उसको पूरा करो चलो, और पनिशमेंट भी देंगे एक्स्ट्रा ताकि तुम अगली बार से ऐसा ना करो, लोगों को लार्जर इंटरेस्ट सर्व हो सके। समझे कि नहीं समझे? चलो क्रिमिनल कंटेम्प्ट देखते हैं। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट में मैं बार बार आपने पढ़ा होगा आईपीसी में, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्रिमिनल चीज होने के लिए, क्रिमिनल माइंड के लिए मेंस रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट को समझना, माइंड में होना ही चाहिए वो चीज। एज सच इज नॉट इंपॉर्टेंट है, एज सच इज नॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट बताया। अब बताओ इसमें मेंस रिया इंपॉर्टेंट है क्या? तुम पति पत्नी की लड़ाई पहले दिन मान लो, सिंपल केस दे रहा हूँ, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, 2 केसेस हो चुके, 2 हियरिंग हो चुका है, तीसरे हियरिंग में आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ठीक है, आपने ट्राई किया होगा, मान लो आपके अंदर एक इच्छा नहीं थी कि हम उसको रोकें, ऑब्स्ट्रक्ट ही कर देंगे, बट यू रीच टू हर एंड यू ट्राइड टू इन्फ्लुएंस हर बाय गिविंग सम मनी, बाय गिविंग सम अदर थिंग, बाल बच्चों का लालच देके कि अरे मान जाओ बेटा के रख लेना अपने पास, हमें एक दिन चाहिए, कुछ भी ऐसा लालच देकर, समथिंग दैट इज नॉट अ गिल्टी माइंड कि मैं उसको पूरा इन्फ्लुएंस ही कर दूंगा, आई जस्ट अटेम्प्टेड। बट इफ द कोर्ट कंसीडर्स इट एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हो जाएगा, फिर वो कंसीडर कर लिया तो कर लिया। सो इट्स समथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वो क्रिमिनल माइंड होना ही चाहिए। समटाइम्स यू कैन अप्रोच हो, मतलब अप्रोच द अदर पार्टी इन दैट वे। So the mens rea and criminal contempt cases is not important, though it is a relevant factor. Thus the courts would hesitate to punish a contemner if the act or omission complaint was not willful. By executing authority, contempt can be committed. देखो दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टेट गवर्नमेंट एज सच, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंटेम्प्ट लगा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को लगा सकते हैं, या फिर किसी स्टेट आर्टिकल 12 के अंदर जो डिफाइन किया हुआ है। क्या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को हम कंटेम्प्ट कह सकते हैं, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं? अब देखो इसके ऊपर कोई केसेस अभी मैं बताऊंगा। तो पहले ऐसा मानना था, आज भी, कि ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनी होती है उसकी, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री होती है बनी हुई उसकी, तो उसके सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी किसी को बोल सकते हैं। अभी मैं बताता हूं आपको केसेस। जैसे देखो ये केस देखो आप, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2011 का। इसमें क्या हुआ, बड़ा सिंपल सा चीज मैं आपको समझाता हूं। ये जो केस था ये बाद में केस आया, इसके पहले एक केस था एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का। इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स को लेकर इशू चल रहा था, उस समय कुछ गाइडलाइंस आए थे उसके रिगार्डिंग। ये जो एसोसिएशन है वो सुप्रीम कोर्ट गई, वहां पे कुछ सुप्रीम कोर्ट ने इनके पिटीशन को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, पर कुछ ऑर्डर दिया था यूनियन ऑफ इंडिया को कि देखो भैया तुम उसमें थोड़ा अमेंडमेंट, थोड़ा चेंज करो अपने रजिस्ट्रेशन प्लेट के उसमें क्या नाम है स्कीम्स में थोड़ा चेंज करो। जो अभी स्कीम लेकर आए वो बिल्कुल सच कंप्लीटली सही नहीं, थोड़ा उसमें चेंज कर दो। पर वो डायरेक्शंस फॉलो नहीं हुए, कंप्लीटली दिल से फॉलो नहीं किए गए यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो फिर ये मनिंदरजीत सिंह बिट्टा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2011 में बना। देखो कितने सालों तक जजमेंट नहीं बना, एग्जीक्यूट नहीं हुआ ढंग से। इस केस में उठा एक सवाल कि क्या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं स्टेट के खिलाफ या उसके ऑफिसर्स के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। तो ध्यान से सुनो, पूरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो भी मैंने आपको भी बताया चीजें कंटेम्प्ट में, कहीं भी लिखी हुई है कि मतलब समथिंग दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन ओनली? देखो कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इन whoever does not follow the rules or does not follow the order of the courts will be considered as the contempt of court, चाहे कोई भी हो। प्रॉब्लम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को आप डायरेक्ट नहीं ब्लेम कर सकते, उसके पीछे का कारण है। अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि किसको ब्लेम करोगे, प्रधानमंत्री को नहीं कर सकते। पर यह कहना कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को हम कर ही नहीं सकते और स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कर ही नहीं सकते, गलत स्टेटमेंट है। कर सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी सेक्रेटरी लेवल होती है, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी होता है। उसके अलावा उसके मिनिस्टर को हम समन कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, या फिर दोज हु आर इन पोजीशन जो एग्जीक्यूट करते हैं चीजों को। सो द कोर्ट ने कहा दैट द रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। रूल ऑफ लॉ चाहे वो कोई भी हो, इक्वल है। जुडिशियरी इज द गार्जियन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। हम गार्जियन है तो हमारा काम है ना हम उस चीज को अपहोल्ड करना। सो द जुडिशियरी हैज टू हार्स इन ऑर्डर टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इथोस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो जुडिशियरी को हार्स होना पड़ेगा, एंड हार्स होने के बावजूद बाद ही हम ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरी को, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को ऑर्डर ना मानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एज अ काइंड ऑफ स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम उनको क्या कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं, कंटेम्प्टर माना जा सकता है। समझे कि नहीं समझे?
कोई आपसे एक स्टेटमेंट कर दे, स्टेटमेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि कैन अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 बी क्या बोल सकते हो उसको, कि जो भी मतलब अगर सिंपली ऐसे मैं पूछूं कि स्टेट जो आर्टिकल 12 के अंदर जो डिफाइंड है, कैन दे बी समन्ड और कैन दे बी कंसीडर्ड एज अ कंटेमनर इन ऑर्डर टू बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट उनके ऊपर अप्लाई करने के लिए? बताओ ये स्टेटमेंट कितना से ऑप्शन दे रहा हूं, ट्रू, फॉल्स, पार्शियली ट्रू, पार्शियली फॉल्स। तो स्टेट जो डिफाइंड आर्टिकल 12 के अंदर उनके ऊपर भी लगा सकते हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आप ही हो। हाँ, यू आर यू कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंटेम्नर, बट पनिश कौन होगा? उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी। तो स्टेटमेंट ट्रू है ये, पर पार्शियली ट्रू कहना मुझे लगता है ज्यादा उचित होगा यहां पे, ठीक है ना? तो ये चीज आप दिमाग में रखना है, ठीक है? चलिए, सेकंड केस है मृत्युंजय दास वर्सेस सैयद रहमान का केस है। इसमें वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट का केस था। इसमें भी सेम चीज था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी स्टेटस को मेंटेन करो थोड़े समय के लिए जब तक जजमेंट नहीं आता है, पर स्टेटस को मेंटेन ही नहीं हुआ वेस्ट बंगाल के द्वारा। बताओ, नहीं हुआ मेंटेन। एक्चुअली ये जो केस था इसमें स्टेट ऑफ हरियाणा को ज्यादा दोष माना गया था, इसमें स्टेट ऑफ हरियाणा ने नहीं माना था ये चीज, ठीक है? अब मैं बताता हूं वहां पे इस चीज में इंपॉर्टेंट क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेटस को मेंटेन करना आपने नहीं किया, मुद्दा क्या उठा? पहुंच गए मृत्युंजय दास जी, ठीक है, बताओ नहीं माने आप। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप हमारे ऑर्डर से कंप्लाई नहीं किए। तो जब उनसे पूछा गया क्यों नहीं किए, तो इन्होंने बोला कि देखो भाई हमें तो पता ही नहीं चला कि आपका जजमेंट क्या आया, समझ में ही नहीं आई, हमें पता ही नहीं चला एक्चुअली में, अगर पता होता तो हम नहीं मानते। तो कोर्ट ने कहा कि देखो इस तरह के चीजेस में जब हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं है करने के लिए कि बर्डन क्या बेसिकली कि इसने बिल्कुल डिसोबीडियंस किया या नहीं किया, या फिर टू व्हाट एक्सटेंट हम सही हैं मानने में कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लाइक लगाएंगे, तो एक्चुअली जो कोर्ट्स होती हैं वो बर्डन ऑफ प्रूफ या फिर जो बोलते हैं ना उसको कि बेनिफिट ऑफ डाउट, वो कंटेम्नर को ही दिया जाता है। यहाँ पे हर चीज में ऑब्वियसली एक्यूज को ही दिया जाता है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट इनको दिया जाएगा और ओनर्स डिपेंड करेगा प्रूफ बर्डन का, उस पर डिपेंड करेगा जो कह रहा है कि सामने वाला कंटेम्नर है, उसने बात नहीं मानी आपकी, तो आप प्रूफ करो ना कि कैसे। ये चीज इस केस में इंपॉर्टेंट था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर ए डाउट परसिस्टेड एज टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट टू कंप्लेनेंट्स देन इट वुड नॉट गिव राइज टू कंटेम्प्ट पिटीशन। हमें खुद को डाउट है कि क्या यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाऊं इनके ऊपर कि नहीं लगाऊं, तो यूजुअली कोर्ट अपने आप को रेसिस्ट करती हैं, बचाती हैं, रोकती हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर निर्भर हो रहा है? जो कह रहा है कि सामने वाला कंटेम्नर है, द वन हु इज कंप्लेनिंग अबाउट इट। अरे बात को समझे। लास्ट केस आज का देख लेते हैं। मैंने आपको बताया अरुंधति राय का केस है, वो मैं आपको आराम से बताऊंगा। आर के आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार दिल्ली हाईकोर्ट का केस है। देखो बड़ी अच्छी चीज थी, स्टिंग ऑपरेशन का केस है ये आर के आनंद साहब डिफेंस काउंसिल थे और साथ में एक और खान साहब थे, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, पीपी साहब थे। अब ये दोनों ने मिलकर विटनेसेस को ही इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया था, पूरी केस इन्होंने बाहर में ही वो कर दिया था, सबोटाज कर दिया था। अब स्टिंग ऑपरेशन किया था एनडीटीवी ने। अब स्टिंग ऑपरेशन पहुंच गई मार्केट में, लोगों को दिख गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने इन सबको वार कर दिया, 4 महीने तक हाईकोर्ट नहीं आ सकते, आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हम प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। अब इनके खिलाफ, ई जजमेंट के खिलाफ हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए आर के आनंद साहब कि ठीक है ऐसी बातें हैं, हमने हमारे खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन आया, बट हाईकोर्ट हमें इस चीज के रोक रही है कि क्या हम मतलब जो हम प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते दोनों। तो 2-3 मुद्दे थे, क्या पनिशमेंट फेयर एंड जस्ट है, क्या जो कन्विक्शन किया गया उनके द्वारा वो जस्टिफाइड था, क्या जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया हाईकोर्ट के द्वारा वो सही था कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में, और क्या हाईकोर्ट प्रोहिबिट कर सकती है उनको सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाने से। तो अगर आपको याद हो तो मैंने 2-3 चीजें कही थी एडवोकेट एक्ट में कि कभी भी हाईकोर्ट का तो पावर ही नहीं है मिसकंडक्ट के लिए। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मिसकंडक्ट एंड व्हाट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यहां पे इनको मिसकंडक्ट माना गया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। तो अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करे तो फिर हाईकोर्ट की पावर ही नहीं है, तो पूरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर होती है, स्टेट बार काउंसिल का पावर हो जाता है वहां पे। और बात को समझ रहे हो आप, मैंने आपको बताया हुआ है चीज। फिर डायरेक्ट कहां अपील करोगे, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये चीज उन्होंने बोला कि गलत है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हो ना, आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज अ वाइडर टर्म देन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। खैर वो स्पेशली फॉर द व्हाट एडवोकेट्स के लिए बहुत बड़ी चीज है ये। एडवोकेट्स के लिए तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वो भाई प्रोफेशन है ना, सबसे पहले उनका अपने प्रोफेशन के साथ मिसकंडक्ट किया उन्होंने। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट तो बाद में आएगी। इनको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का माना गया और बाद में इनको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मैंने आपको तरीका बता रखा है, पहली चीज। दूसरा चीज ये था कि आर के आनंद साहब की बात कोर्ट ने नहीं मानी कि नहीं आप गिल्टी तो हो, स्टिंग ऑपरेशन में चीजें साफ साफ आपके बारे में दिख रही, खान साहब के बारे में नहीं दिख रही, इसलिए उनको छोड़ देते इस समय के लिए, पर आप गलत हो, आपने बड़ा गलत किया है। मीडिया ट्रायल पे भी उन्होंने बोला कि मीडिया को ऐसी चीजों से बचना चाहिए, बट समथिंग दैट इज सर्विंग द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी
ठीक है, ओके है, एविडेंस के रूप में काम कर रहा है, पर एज सच रजिस्ट करना चाहिए भी कहा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कि मीडिया ट्रायल भी सही चीज़ नहीं है, हर चीज़ के लिए आप स्टिंग ऑपरेशन कर दे, ठीक है, ओके, अच्छी बात है, बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। इसमें BMW गाड़ी वाले थे ना, उन्होंने चढ़ा दी थी गाड़ियाँ 6-7 लोगों पे, उसमें एक बच गए, तो वो विटनेसेस थे, उनको ही सबोटाज कर रहे थे लोग। बाद उसने कह दिया था कोर्ट में, सर BMW नहीं थी, ट्रक वाले था, पैसे वगैरह खाए होंगे, बहुत सारे ऐसी बातें आई थी सामने स्टिंग ऑपरेशन में, NDTV ने किया था। तो इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, मैंने आपको बोला ना कि हाईकोर्ट का प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, प्रोसीजर गलत अपनाया हाईकोर्ट ने, यहाँ पे ये बात कही कि हाईकोर्ट ने जो प्रोसीजर अपनाया वो सही नहीं था। ठीक है, तो आपको याद रखना है सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई। एक बार केस खुद ही पढ़िएगा, अच्छा केस, आपको मजा आएगा। जो मुझे आपको लगा एक बार बताने के लिए मैंने आपको बता दिया इन शॉर्ट, पर आप इस चीज़ को पढ़िएगा कि रोल ऑफ मीडिया क्या है। सो ओवरऑल यही कहा गया कि जो अपील है आयुब खान के तौर उसको तो अलाउ किया गया, पर जो पनिशमेंट था उसको छोड़ दिया गया। हाईकोर्ट ने पनिशमेंट गलत दिया था, ऐसा पावर ही नहीं हाईकोर्ट के पास कि वो रोक सकती है। हाँ, रूल्स बनाइए, आप रूल बनाइए अपने यहाँ, हाईकोर्ट के वकील हैं तो आप रूल बनाइए हाईकोर्ट के वकील के लिए, पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया वहाँ पे इन्वॉल्व होगी, वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, मिसकंडक्ट में तो आगे बात करेंगे इसी चीज़ को, और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक केस रह गया, उसको मैंने आपको बोला, 2 केसेस, इंदिरा जयसिंह का और एक अरुंधति राव का केस एक साथ बता दूंगा किस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए प्लीज़ शेयर करिए, बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए, बताओ कैसा लगता है। थैंक यू।